नमस्ते। सबसे बड़ा दंगल शुरू होने जा रहा है आज से 11 अप्रैल 2019। 17वीं लोकसभा के लिए कुछ ही देर में पहले चरण का मतदान शुरू होने जा रहा है। आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 18 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 91 लोकसभा सीटों 91 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, तेलंगाना की सभी लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीट पर भी मतदान होगा। पहले चरण के मतदान में जिन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी उनमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, गाजियाबाद से वीके सिंह, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के साथ ही आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा में विधानसभा चुनाव के लिए भी वोटिंग आज ही होगी। और हम तैयार हैं आपको सबसे बड़े दंगल की, सबसे बड़े चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज पेश करने के लिए। आपके सामने हमारे साथ यहां स्टूडियोज में नेहा मौजूद हैं मैजिक बॉल के साथ। इस मैजिक बॉक्स में, इस पिटारे में सारा डेटा नेहा देंगी कि कौन सी सीट पर पिछली बार कितना मतदान हुआ था, कौन सी सीट पर कितने वोट से कौन जीता था, किसके पाले में कौन सा चरण गया था, किसके पाले में कौन सा प्रदेश गया था, अब क्या होगा, 2014 में क्या हुआ था, 2019 में क्या होगा वो तो अगले दिखेगा, लेकिन 2009 में क्या हुआ था वो सबसे अहम आंकड़ा है, क्योंकि विपक्ष की नजर 2009 पर है। क्योंकि 2014 की मोदी लहर से पहले क्या स्थिति थी और 2014 के बाद किस तरह से स्थिति बदली है। लेकिन हम चलेंगे चंद्रमोहन के पास। चंद्रमोहन जो हमारे साथ मौजूद हैं बिहार से, वहां पर भी वोटिंग होनी है। चंद्रमोहन हमारे साथ मौजूद हैं जमुई से, जहां चिराग पासवान वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं रिफत हंदवाड़ा से मौजूद हैं। कश्मीर में भी आज चुनाव है, हंदवाड़ा में रिफत वहां मौजूद हैं। रिफत के पास भी चलेंगे, हम चलेंगे अनुराग ढांडा के पास भी। अनुराग ढांडा मौजूद हैं मुजफ्फरनगर की सीट पर, जहां संजीव बालियान का मुकाबला अजीत सिंह से है। लेकिन सबसे पहले चंद्रमोहन के पास चलते हैं। चंद्रमोहन, क्या खबर आ रही है जम्मू से? बिल्कुल, देखिए जमुई के शहर के बूथ पर हम मौजूद हैं, जमुई उच्च विद्यालय में। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर अधिकारी पहुँचे हैं अभी बूथ को निरीक्षण करने के लिए। और सुबह 7 बजे से 4 बजे तक यहाँ पर वोटिंग होगा। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पूरी तरह से यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात किए गए हैं। नक्सल प्रभावित जमुई इलाका है। यहाँ पर महिलाएं सुबह सुबह उठकर यहाँ पर पहुँची हैं मतदान करने के लिए। हम इनसे सीधे बात करते हैं। ये बताइए, सुबह कितने बजे उठी थी यहाँ पहुँचने के लिए? 5 बजे। क्यों इतना सुबह, क्यों? क्योंकि आज हमारा पर्व है और ये वहाँ पर इसका उपयोग करेंगे। आज हम इसमें मतदान देने आए हैं। किस मुद्दों पर वोट डालेंगे? मुद्दा है मेरा देश का विकास। देश का विकास होना चाहिए, और यदि मेरा देश विकास करेगा तो मेरा राज्य विकास करेगा, शहर विकास करेगा। इसलिए आज हम अच्छे उम्मीदवार को चुनने के लिए आए हैं। क्या सोचकर सुबह सुबह पहुँचे हैं बूथ पर? देश का विकास करें, सोचकर। सुबह कितने बजे उठी थी यहाँ पर आने के लिए और क्या सोचकर पहुँची हैं? हम लोग विकास के लिए इसलिए सोच के पहुँचे हैं, देश का विकास हो, राज्य का विकास हो। देश का विकास हो, राज्य का विकास हो। चंद्रमोहन, विकास जब लोग बोलते हैं तो एक इशारा दे देते हैं। विकास जब बोला जाता है तो इशारा मिल जाता है। बिल्कुल साफ तौर पर लोगों का इशारा है। जी, विकास की बात कर रहे हैं ना लोग। जब विकास बोला जाता है तो इशारा हो जाता है कि क्या होने वाला है। हम चलते हैं अनुराग ढांडा के पास। अनुराग, मुजफ्फरनगर बहुत हॉट सीट, वहां पर क्या खबर है? देखिए, बिल्कुल मुजफ्फरनगर में कांटे का मुकाबला है। दोनों जाट लीडर हैं, अपने अपने इलाके के सबसे बड़े नाम हैं। और यहाँ पर तैयारियां आप देखें तो उसी लिहाज से हैं। देखिए, पुलिस बल पूरी तरह से यहाँ पर तैनात है। ये संजीव बालियान जो फिलहाल यहाँ से सांसद हैं, उनकी अपना गांव है, उस बूथ पर हम मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर वोट डालने भी संजीव बालियान शायद पहुंचेंगे। ये तमाम पोलिंग एजेंट्स हैं जो बूथ में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। और मैं इधर अगर आपको दिखाऊं तो ये माध्यमिक विद्यालय है, जहां पर तमाम जो अगर आप देखें तैयारियां पुलिस की तरफ से ये इस तरीके से जो निर्वाचन आयोग की तरफ से लगाया गया है कि तमाम कैंडिडेट्स कौन कौन हैं
कौन सी पार्टी से हैं, कहाँ रहने वाले, उनके एड्रेस समेत इस तरीके की एक जानकारी लगाई गई है लोगों के लिए कि जो भी लोग यहाँ पर आएँ वो इस जानकारी को अंदर जाने से पहले, कैंडिडेट्स के बारे में अमूमन सारे वोटर्स जानते हैं, लेकिन फिर भी एक आखिरी तौर पर एक जानकारी यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से ऑथेंटिक जानकारी लगाई गई। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इस बूथ में कितने वोटर्स हैं, कौन इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो सारी जानकारी निर्वाचन आयोग की तरफ से लगाई गई है। और सामने ये 2 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। तो एक तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से मुकम्मल तैयारी, पूरी तैयारी, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था। मुजफ्फरनगर हॉट सीट है 2 मायने में। अगर 2014 की बात करें तो मुजफ्फरनगर दंगों के ठीक बाद वो चुनाव हुआ था और काफ़ी हीटेड माहौल रहा था यहाँ पर। अब सब कुछ शांत है, जो सामाजिक सौहार्द है वो वापस लौट चुका है। और 2 बड़े जाट लीडर्स, जो कि ये जाट बेल्ट मानी जाती है वेस्टर्न यूपी, 2 बड़े जाट लीडर टकरा रहे हैं आपस में, चौधरी अजीत सिंह और संजीव बालियान। जी हाँ, बड़े जाट लीडर चौधरी अजीत सिंह और संजीव बालियान। चौधरी अजीत सिंह, याद रखिए, पिछली बार बागपत सीट से सत्यपाल सिंह से हारे थे। ये पश्चिमी यूपी का अगर आंकड़ा देखें, चलते हैं सीधा नेहा के पास और फिर वीके सिंह से भी हमने बात की, उनकी बात सुनेंगे। लेकिन एक ओवरव्यू पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, ये 8 सीटें हॉट सीट्स हैं। बिल्कुल, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएं, देखिए, और अगर हम देखें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर ये जो जिन सीटों की हम बात कर रहे हैं, देखिए किशोर, 8 सीटों पर आज वोटिंग होनी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और पिछली बार ये 8 की 8 सीटें, ये हम 2014 में दिखा रहे हैं किस तरह से भगवा हो गई थी। वोट शेयर की बात करें, 49% वोट शेयर रहा था। अब समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ हैं, इनका वोट शेयर आप देख रहे हैं तकरीबन 40% बन रहा है और इसी के आसरे टक्कर देने की कोशिश हो रही है। 2009 की अगर हम तस्वीर एसपी और बीएसपी का मिलाकर 40% बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये देखिए, एसपी और बीएसपी का मिलाकर के जैसा कि हम बता रहे हैं 40% बन रहा है। 40% और 50%, लगभग 49% बीजेपी का ये पिछली बार का अगर हम जोड़ ये 2014 2009 की तस्वीर दिखाएं क्या कि किस तरह की ये 2014 में पूरा भगवा लहर थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन 8 सीटों पर। अगर हम 2009 की बात करें तो देखिए तस्वीर किस तरह से बदल जाती है। तब बीजेपी के खाते में तो सिर्फ 2 सीटें आई थी। अच्छा, 2 सीटें कौन सी थी? एक सीट आई थी इनके खाते में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मेरठ की सीट, और ये जो दूसरी सीट है ये गाजियाबाद की सीट आई थी जो कि राजनाथ सिंह ने 2009 में जीती थी। उसके अलावा बाकी ये जो सीटें आप देख रहे हैं, मुजफ्फरनगर की सीट जो है वो बीएसपी के खाते में गई थी। 2009 की हम बात कर रहे हैं। कैराना भी बीएसपी के खाते में गया था और इसी तरह से नोएडा भी, गौतम बुद्ध नगर भी बीएसपी के खाते में गया था। 2 सीटें जो है वो आरएलडी के खाते में गई थी। लेकिन 2000 यानी एक मिनट, 2009 देखिए, 2009 में एसपी और बीएसपी का वोट परसेंट मिला के 62% था, 62% था। और 2014 में इन दोनों का मिला के 40% था, यानी 20% का उनको लॉस हुआ था और 20 से 49% पे पहुंच गया था बीजेपी का वोट शेयर। यही उम्मीद है गठबंधन की कि एसपी और बीएसपी का वोट शेयर अगर मिल जाए, अगर 2014 का भी देखें, मोदी लहर में भी देखें तो भी 40% है और ये 40% जो है वो 49% को चैलेंज नहीं कर पा रहा है। लेकिन 2009 की स्थिति देखें, मोदी लहर के माइनस देखें तो एसपी बीएसपी का गठबंधन जो है बहुत ही बड़ा गठबंधन हो जाता है, ऐसा गठबंधन हो जाता है जो 6 सीटें तक जीत सकता है। ये उम्मीद है गठबंधन। यानी मोदी लहर जो है शायद वो डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है इस बार भी। जी, तो अब गाजियाबाद से वीके सिंह, जनरल वीके सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वो मतदान से पहले उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। पहले चरण में यूपी की जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है वो गाजियाबाद है और गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह दोबारा चुनाव मैदान में इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दूसरी पारी अब आपकी शुरू हो रही है, क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया? पार्टी, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने अपना विश्वास जताया है। तो दूसरी बार बताया है कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए। अच्छी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में गाजियाबाद का जो विकास हुआ है और जिस तरीके से गाजियाबाद बदला है, उसको और आगे ले जाने के अंदर यह सहायक सिद्ध होगा। सर, इस बार पिछली बार आप जो मुकाबला जीते थे करीब 5.5 लाख से, उस बार सब दल अलग थे, इस बार गठबंधन आपके सामने है, तो क्या लगता है कि लड़ाई इस बार कांटे की रहेगी? क्या कहेंगे? सपा बसपा एक साथ है, सब लोग वैसे ही हैं जैसे 2014 में। अच्छा, घबराइए मत। क्या कहेंगे वोटरों से, आज अपील करेंगे? देखिए, ये चुनाव देश का चुनाव है और वोटरों को कहूँगा कि देश का हित, देश की अच्छी बातें देखकर वोट करें, बटन दबाएं और देश के लिए वोट करें।
बहुत शुक्रिया जनरल वीके सिंह, जो कि वोट डालने जाएंगे अब से थोड़ी देर बाद और कह रहे हैं कि वो आभार प्रकट करते हैं पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कैमरा पर्सन अजय के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, गाजियाबाद। राष्ट्रवाद पर बात हो रही है। जी हाँ, राष्ट्रवाद का मुद्दा ये बीजेपी लेकर उतरी है। इन चुनावों में जो भी कैंडिडेट आप सुन रहे हैं राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। पहले चरण में आज जहां चुनाव है वहां पिछली बार किस पार्टी का खाता खुला था, पिछली बार किस पार्टी को सीटें मिली थी। अर्पिता आर्य के पास चलते हैं, इलेक्शन स्टूडियो चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 8 सीटें हैं और 2014 के नतीजे इस सीट पर क्या रहे वो आपको बता दें। बीजेपी यहां पर 8 की 8 सीट जीतने में कामयाब रही थी। वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपना खाता तक यहां पर नहीं खोल पाई थी। उत्तराखंड में पहले चरण में 5 सीटें हैं और यहां 2014 के नतीजे क्या कह रहे हैं। बीजेपी 5 सीटों में जीत दर्ज करती नजर आई। कांग्रेस और अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करें तो पहला चरण यहां 7 सीटें हैं। पिछले 2014 में क्या परिणाम रहे। बीजेपी इसमें 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। शिवसेना के खाते में 2 सीटें गईं। वहीं कांग्रेस और एनसीपी अपना खाता ही नहीं खोल पाई। बिहार में पहले चरण में 4 सीटें हैं। 2014 के नतीजे क्या कहते हैं। बीजेपी इनमें से 3 में जीत दर्ज करने में कामयाब रही। एलजेपी के खाते में 1 सीट गई थी। वहीं आंध्र प्रदेश में पहले चरण में 25 सीटें हैं। टीडीपी यहां पर 15 सीट जीतने में कामयाबी हासिल करती हुई दिखी थी। वाईएसआरसीपी 8 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें गई थी उस वक्त। वहीं तेलंगाना में पहले चरण में सभी सीट 17 सीटें हैं और इसमें से टीआरएस के खाते में 11, टीडीपी के खाते में 1 और अन्य के खाते में 5 सीटें गई थी। जी हाँ, ये तस्वीर थी पिछली बार, लेकिन पिछली बार की तस्वीर क्या रिपीट होगी। विपक्ष इस उम्मीद में कि पिछली बार की तस्वीर जो थी वो एक मोदी लहर की तस्वीर थी। हमारे साथ प्रियंका भी जुड़ रही हैं अब गौतम बुद्ध नगर से। प्रियंका गौतम बुद्ध नगर से हमारे साथ हैं। अरुण सिंह हमारे साथ रायबरेली से जुड़ रहे हैं। रायबरेली में अरुण सिंह इसलिए हैं क्योंकि वहां पर सोनिया गांधी ने आज नामांकन भरना है। और रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ हंदवाड़ा से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं रिफत के पास। रिफत, वहां से क्या खबर आ रही है। देखिए किशोर, यहाँ पे काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होगा इस बार, क्योंकि आपको मालूम है जिस तरीके से कैंपेनिंग जो है सारे कैंडिडेट्स ने खुल के की इस बार, और ख़ास तौर से जैसा आपको मालूम है कि दफ़ा 370 पे खूब बात की इस बार बीजेपी ने, और कश्मीर में बात यह हुई कि दफ़ा 370 को बचाना है। और यहाँ पे लोगों ने ख़ास तौर से अगर हम 3 कैंडिडेट्स की बात करें, इंजीनियर रशीद जो हैं काफ़ी कैंपेनिंग उन्होंने की, और साथ ही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं मोहम्मद अकबर लोन, उन्होंने भी कैंपेनिंग खूब की। पीडीपी के कैंडिडेट ने की, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो राजा एजाज अली मैदान में है उन्होंने भी की। और इस वक्त हम हंदवाड़ा काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ पे जो एमएलए रहे हैं पिछले, वो सजाद गनी लोन रहे हैं, उससे पहले चौधरी मोहम्मद रमज़ान जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो एमएलए रहे हैं। इस वक्त जो है पीडीपी के मेंबर पार्लियामेंट हैं सिटिंग मुजफ्फर हुसैन बेग, लेकिन इस बार वो मैदान में नहीं है, बल्कि उन्होंने एक और कैंडिडेट को खड़ा किया हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस वक्त तैयारियाँ हो रही हैं, सिक्योरिटी के खूब इंतजाम किए गए हैं, और समझा जा रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोटर टर्नआउट इस बार रहेगा। जो पार्लियामेंट इलेक्शंस पिछली बार हुए थे उसके मुकाबले में भी ज़्यादा समझा जा रहा है कि यहाँ पे पोलिंग होगी, और ब्रिस्क पोलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी लोग आ रहे हैं वोट देने के लिए, क्योंकि अभी सवेरा है, अभी 7 बजे जो है पोलिंग शुरू हो जाएगी। पहले हम यहाँ एक शख्स से पूछना चाहेंगे, क्या लगता है, समझा जा रहा है कि इस बार दिलचस्प मुकाबला होगा। बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है शिरकत की कैंपेनिंग में। जो पिछली बार पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए थे तब इतना जोश नहीं था, इस बार जोश हुआ। हो सकता है कि दफ़ा 370 के बारे में जो बातें की गई और लोगों ने यहाँ पे इस बार वोट ले लिए कि वो पार्लियामेंट में जाएंगे और वहाँ पे 35A का दिफा करेंगे या 37 का दिफा करेंगे। क्या कुछ लग रहा है आपको, कितना जोश रहेगा यहाँ पे? यहाँ पे बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि लोग जो हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, चाहे वो 370 हो या 35 है, उसको लेकर यहाँ पे बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। लोग जो हैं, लोग उसी पार्टी को वोट दे रहे हैं जिनसे उनकी मतलब ताल्लुकात अच्छे हैं, जो आगे उनकी बात आगे पहुँचाने जा रहे हैं।
हैं, ठीक है। तो हमारी जो पिछली गवर्नमेंट है उनसे मतलब वो लोगों को मरहम नहीं पहुंचा सकी है। जो अगली गवर्नमेंट है लोग उस पर तवक्का कर रहे हैं कि वो मतलब अच्छा करेंगे। तो यहाँ पे खास तौर से ये कहा जा सकता है कि 4 लोगों के दरमियान मुकाबला है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और साथ ही जो इंडिपेंडेंट एमएलए रहे हैं यहाँ पे लंगेट के। और इस वक्त जो मैदान में वो है, उन्होंने खूब कैंपेनिंग की। इंजीनियर रशीद वो मेंबर पार्लियामेंट बनना चाहते हैं और लोगों से उन्होंने ये कहा कि अगर उसे मौका दिया जाएगा पार्लियामेंट में जाने का तो वो दफ़ा 370 के बारे में वहाँ पे उसकी प्रोटेक्शन के लिए बात करेंगे, या 35A को लेके। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बार 35A और 370 की वजह से वोटर टर्नआउट जो है वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हमने देखा जितनी भी रैलीज हुई खासतौर से बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसमें खूब लोगों ने शिरकत की, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैलीज थी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की रैलीज थी, इंजीनियर रशीद की रैलीज थी या पीडीपी की रैलीज थी। सभी लीडरों ने खूब वोटरों से ये कहा कि वो पार्लियामेंट में उनकी बात करेंगे। तो ऐसे में देखना होगा कि कौन सा कैंडिडेट यहाँ से जीत के जाएगा। फिलहाल 4 लोगों के दरमियान जो 4 कैंडिडेट्स हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और इंजीनियर रशीद के दरमियान मुकाबला है। अभी लोग आ रहे हैं वोट देने के लिए और एक्सपेक्टेड ये है, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि हंदवारा जो है एक हॉट सीट हम इससे समझते हैं, यहाँ पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला होता रहा है। यानी 35 से 370 जो है ये मुद्दा है और इस मुद्दे की वजह से जैसा रिफत बता रहे हैं वहां पर दिख रहा है लोग आना अभी से शुरू हो गए हैं। सुबह सुबह का वक्त है, कश्मीर में लोग वहां पर पहुंचना शुरू हो गए। हमारे साथ अरुण सिंह मौजूद हैं रायबरेली से। अरुण, क्या तैयारी है वहां रोड शो की? अरुण तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रियंका हमारे साथ हैं गौतम बुद्ध नगर से। प्रियंका, गौतम बुद्ध नगर में लोग निकल आए हैं वोट देने के लिए। जी बिल्कुल, गौतम बुद्ध नगर के नोएडा सेक्टर 15 में इस वक्त हम मौजूद हैं और एक लॉट पूरा अंदर जा चुका है, यानी कि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है, वोटिंग की। कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ बाहर हैं, इनसे जानना चाहेंगे क्या वो मुद्दे हैं जिनको देखकर इस बार आप वोट देंगे। देखिए, पहला मुद्दा तो मैं पर्सनल बता रहा हूँ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। कीपिंग द सोशल एंड फैब्रिक and security fabric of the country together, I think that's very very important. और तीसरा जो है युवकों के लिए एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स, वो मुद्दे हैं। वो बहुत आप सुबह सबसे पहले यहाँ पर आप पहुंचे हुए थे, ये जानना चाहेंगे कि वोट देना आपको लगता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी और सबको निर्वाह इसका करना चाहिए? आई थिंक ये फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी इंडियन सिटीजन की वोट देना है, क्योंकि इसी के द्वारा हम अपनी गवर्नमेंट चूज करते हैं और देश हमारी जिम्मेदारी है वोट देना। आपको अंदर की तस्वीरें अगर हम यहाँ पर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि लाइन अंदर भी लग चुकी है यहाँ पर। और इस सीट की अगर बात करें तो डॉक्टर महेश शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर हैं, जो सिटिंग यहाँ के एमपी भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस ने डॉक्टर अरविंद सिंह को यहाँ से उतारा है। सतवीर नागर जो सपा बसपा का गठबंधन है वो उतारे गए हैं। और देख सकते हैं कि लोग जो हैं सुबह सुबह यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। एक पूरा लॉट अंदर जा चुका है और 7 बजे जो समय था वोटिंग के शुरू होने का, उससे पहले ही लोगों ने यहाँ लंबी लाइन लगाई हुई थी। एक लॉट जा चुका है। साफ तौर पर जो तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनका कहना है उनके पास अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है घर से बाहर निकलना और वोट देना। जी हाँ, ये नोएडा में यानी गौतम बुद्ध नगर सीट है। ये लोगों को बताना जरूरी है कि क्योंकि हमारे ग्राफिक्स जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं, जहां से कवरेज आ रही है वहां का ग्राफिक नहीं चल रहा है। मैं कोशिश करेंगे हम कि जहां की कवरेज आ रही है वहीं का ग्राफिक चलाएं। लोकसभा सीटों में नोएडा में जहां पर वोटिंग हो रही है वो गौतम बुद्ध नगर सीट है, इसलिए सीट लोकशाहीतलं आवश्यक आणि पवित्र असं कर्तव्य आहे। मतदान हे राष्ट्राच्या सुरक्षेकरता, विकासाकरता, एकात्मतेकरता करावं। त्याचे मुद्दे लक्षात घेऊन विचारपूर्वक सर्वांनी मतदान करावं हेच आम्ही मांडत आलो आहोत। इलेक्शन कमिशन आपलं जे म्हणतं तेच आम्ही करत आलो आहोत। आता आम्हाला जाऊ दे। मतदान अपना आवश्यक और पवित्र कर्तव्य है। सबने मतदान करना चाहिए। मतदान राष्ट्र की सुरक्षा, विकास और एकात्मता के लिए करना चाहिए। ये अपना चुनाव कमीशन भी कहता है, हम भी यही कह रहे हैं पहले से, और उसके अनुसार आज मैंने मतदान अपना किया है। तरुणाई जी आहे ती मतदानाला सिरियसली घेत नसल्याचं पुढे आलंय। ह्याच्यात आलं सगळं।
मोहन भागवत को सुना आपने। नागपुर में भी आज मतदान हो रहा है, जहां नितिन गडकरी वर्सेस नाना पटोले, एक बड़ा कॉन्टेस्ट वहां पर चल रहा है। अरुण सिंह हमारे साथ मौजूद हैं रायबरेली से, जहां वहां मतदान नहीं है, वहां पर सोनिया गांधी नॉमिनेशन करने जा रही हैं और रोड शो की तैयारियां हैं। क्या तैयारियां हैं अरुण? किशोर, अमेठी और रायबरेली जो गांधी परिवार का गढ़ है, वहां चुनाव तो अभी नहीं हो रहा है आज, लेकिन मतदान और पॉलिटिकल जो एक तरह से टेम्परेचर है वो बहुत हाई है। मैं आपको बताऊं कि आज रायबरेली से यूपीए के अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना नामांकन पत्र भरना है। इसके अलावा अमेठी संसदीय क्षेत्र से कल ही कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा था और आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो उनको टक्कर दे रही वो यहाँ पर नामांकन भरेंगी अमेठी में, और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होने वाले हैं। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि अमेठी और रायबरेली को लेकर के बीजेपी किस हद तक चिंतित है और कैसे यहाँ से वो नेहरू गांधी परिवार का अस्तित्व जो है, जो उनका लगाव यहाँ पर है, उसको कम करने की कोशिश कर रही है ताकि उनके गढ़ में उनको मात दी जा सके। और 2019 की लड़ाई का सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट ये होने वाला है कि राहुल गांधी को उनको घर में घेरा जाए। और उसके बाद आपने देखा था किशोर, किस तरह से जब उन्होंने केरल के वायनाड से लड़ने का फैसला किया तो प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक सबने उन पर निशाना साधा था कि हार का अंतर लगातार कम हो रहा है और इस बार हार के डर से ही राहुल गांधी वायनाड गए हैं। यहाँ पर जहाँ तक सोनिया गांधी के नॉमिनेशन की बात है, अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से कलेक्ट्रेट लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर नॉमिनेशन वो भरेंगे। अभी भुवन मऊ गेस्ट हाउस में है, वो पूरा परिवार उनके साथ इकट्ठा है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब यहाँ पर रायबरेली आ चुके हैं। नॉमिनेशन दाखिल करने से ठीक पहले वो एक मंदिर है, वहाँ पर पूजा अर्चना करती हैं, उसके बाद नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। एक छोटा सा रोड शो भी होने वाला है, बहुत लंबा रोड शो नहीं है जिस तरह से राहुल गांधी ने कल किया था अमेठी में, लेकिन एक रोड शो होने वाला है। तो एक तरह से नेहरू गांधी परिवार का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बेस्टन है, उसको पूरी तरीके से पकड़ के रखने, वहाँ पर अपना कब्जा बरकरार रखने और बनाम बीजेपी द्वारा उसमें सेंध लगाने की जो कोशिश है, उस लड़ाई का रणक्षेत्र ये पूरा मैदान बना हुआ है किशोर कल से। जी हाँ, रायबरेली में जैसे ही रोड शो होता है हम जाएंगे। अब हम चलते हैं वीके सिंह के घर पर। जावेद मंसूरी मौजूद हैं, ये गाजियाबाद सीट पर आज मतदान। जावेद, क्या हो रहा है वहां पर, जल्दी से बताएं। देखिए किशोर, इस वक्त मैं जनरल वीके सिंह के घर के बाहर हूं। सुबह से ही यहाँ पर गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है। अगर उनके घर के बाहर का माहौल में दिखाऊं, अभी मतदान केंद्र पर फिलहाल हम नहीं है, लेकिन बाहर उनके जो समर्थक हैं, जो मीडिया है, उसका जमावड़ा यहाँ पर ज़रूर लगा है। अब से चंद मिनटों के बाद जो है जनरल वीके सिंह यहाँ से कुछ ही दूरी पर उनका मतदान केंद्र है, वोटिंग के लिए निकलेंगे। लेकिन घर के बाहर का माहौल यहाँ पर आप देख सकते हैं, बस निकलने ही वाले हैं वो कुछ ही देर में। यहाँ हम देखेंगे वो यहाँ निकल रहे हैं और यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन एक और जो सबसे अहम बात वो ये कि इस सीट पर जो मुकाबला है इस बार सख्त रहेगा, कड़ा रहेगा। आपको बता दें कि पिछली बार जब वो जीते थे करीब 5,67,000, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़ी जीत गाजियाबाद से ही दर्ज की गई थी, लेकिन तब परिस्थितियां दूसरी थी। लेकिन इस बार गठबंधन उनके सामने है। अब देखना होगा कि किस तरीके से परिस्थितियां रहती हैं, क्योंकि 2009 में अगर सपा बसपा के वोट को जोड़े तो करीब 53% बैठता है। और अगर वो जोड़ते हैं, नेहा है यहाँ पर गाजियाबाद सीट के बारे में कुछ खास जानकारी। नेहा, देखिए, अगर गाजियाबाद सीट की बात करें तो जैसा कि जावेद बता रहे थे यहाँ पर, देखिए ये जो गाजियाबाद वाली सीट है, ये सारा भगवा इसलिए क्योंकि 2014 में सब भगवा था। ये 12 नंबर जो है, ये सीट है गाजियाबाद। ये 12 नंबर गाजियाबाद है। यहाँ पर एक तो किसानों का फैक्टर है, मुस्लिमों की आबादी 20% से ज्यादा है यहाँ पर, ये कस्बाई सीट है। अच्छा, बड़ी बात यह है, अभी रायबरेली से आज सोनिया गांधी नामांकन करने जा रही हैं, लेकिन ये जो 8 सीटें हैं, इस पर कांग्रेस पार्टी को पिछली बार शून्य मिला था। 7.3 वोट शेयर था इनका, 3% वोट शेयर था, 7.3। लगभग 7% इनका था, 49% 49% बीजेपी का था और 40% के करीब एसपी बीएसपी का था। अब अगर आप देखें कि कांग्रेस ने स्ट्रैटेजी क्या बनाई है, ये मिशन 30 के तहत अगर आप बड़ी तस्वीर देखें, मिशन 30 मतलब 30 सीटें यूपी की, 30 सीटें यूपी की, तो इसमें ये जो 8 सीटें हैं, उनमें से 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की नजर है। इन 2 सीटों पर, ये 2 सीटें कौन सी हुई? एक तो गाजियाबाद की जनरल वीके सिंह की सीट, यहाँ पर डॉली शर्मा उम्मीदवार बनकर आई हैं। हालांकि कांग्रेस की नजर इस पर क्यों है? ये दिलचस्प है। ये कहा जा रहा है कि अब देखिए, अगर हम 2009 में देखें तो 2009 में कांग्रेस पार्टी को ये सीट नहीं मिली थी। 2004 में जरूर मिली थी। हाँ, 2004 में मिली थी, 2009 में नहीं मिली। 2004 में हापुड़ सीट हुआ करती। राजनाथ सिंह को 2009 में गाजियाबाद की सीट मिली थी। अच्छा, और दूसरी सीट जिस पर कांग्रेस पार्टी की नजर है, वो दूसरी सीट 2009 में सहारनपुर की वो गई थी जगदीश सिंह राणा को, बीएसपी को। हाँ, लेकिन 2014 में कांग्रेस पार्टी की नजर जो है वो इस सीट पर है और वो है इमरान मसूद की वजह से। क्योंकि कांग्रेस का वोट शेयर यहाँ
24% था। कांग्रेस नंबर 2 पर थी। बिल्कुल। इन 2 सीटों को अगर जोड़ा जाए तो, और एसपी बीएसपी नंबर 3 पर थी। इन 2 सीटों को यानी सहारनपुर और गाजियाबाद की अगर बात करें तो एसपी और बीएसपी का वोट शेयर 2014 में मिलाकर 22% था, कांग्रेस का 2014 में 24% था और बीजेपी का 49% था। तो जीती तो बीजेपी थी। हाँ। लेकिन कांग्रेस यहां पर इसलिए कोशिश कर रही है क्योंकि यहां पर एसपी बीएसपी का मिलाकर जो वोट था उससे भी आगे थी। उसकी एक बड़ी वजह भी थी ना, यहां पर राज बब्बर चुनाव लड़ रहे थे, एक स्टार थे, उनकी स्टार वैल्यू थी और वो वहां पर उनको वोट मिले थे। उधर इमरान मसूद ही थे और इसीलिए इमरान मसूद की वजह से सहारनपुर का कॉन्टेस्ट इस बार भी बहुत तगड़ा हो गया। शायद यही वजह है कि पूर्वांचल का प्रभार संभालने के बावजूद ये जो 2 सीटें हैं, एक सहारनपुर और दूसरी 12 नंबर सीट गाजियाबाद जिस पर वीके सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, इस दोनों पर कांग्रेस पार्टी की मिशन 30 के अंतर्गत नजर है। इसमें अगर बात करें तो सहारनपुर की सीट को हम अर्बन सीट न कह के सेमी अर्बन कह रहे हैं, कस्बाई सीट है ये। यहाँ पे दलित कितने हैं? लगभग 20% से ज्यादा है। मुस्लिम भी 20% से ज्यादा है। मुस्लिम 40% ज्यादा है। 40% ज्यादा है और यहाँ किसानों का फैक्टर, गन्ना फैक्टर है। हाँ, गन्ना पेमेंट। और ये अपने आप में एक बहुत अहम, इसके लिए उसके हम अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग हालांकि मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं, लेकिन अनुराग ये सहारनपुर की सीट जो बार बार बात हो रही है जिसमें कांग्रेस की नजर है, वो इसलिए है क्योंकि कांग्रेस सहारनपुर और गाजियाबाद इन 2 सीटों पर नजर लगाए हुए है क्योंकि यहां पर पिछली बार अच्छा परफॉर्म किया था कांग्रेस ने। लेकिन 20% से ज्यादा वहां पर दलित मतदाता भी है और ये खबरें आ रही हैं कि भीम आर्मी का वहां पर जो बेस अच्छा है, वो भीम आर्मी ने कांग्रेस को सपोर्ट दे दिया है, इसलिए कांग्रेस की उम्मीद है। अनुराग, देखिए बिल्कुल सहारनपुर और बिजनौर 2 जगह ऐसी हैं जहां पर बहुत इंटरेस्टिंग और ट्रायंगुलर फाइट होने वाली है। इमरान मसूद जो वहां से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो अपने आप में स्ट्रांग हैं। पिछली बार लगभग 60,000 वोटों से 65,000 वोटों से वो हारे थे और कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगती है और इसीलिए उन्होंने स्ट्रांग कैंडिडेट दिया। भीम आर्मी के समर्थन की जहां तक बात है तो वो दोनों तरफ समर्थन अपना दिखा चुके हैं। उनके लोकल जो ऑफिस बेरर हैं वो इमरान मसूद से मिल चुके हैं, जबकि अगर मायावती की रैली में अगर आप देखें तो वहां पर भी चंद्रशेखर रावण के जो समर्थक थे वो पोस्टर्स लेकर के पहुंचे थे, तो वो उस समर्थन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन कांग्रेस अगर कहीं फाइट में नजर आ रही है या ट्रायंगुलर फाइट बना दे रही है तो वो 2 सीटें हैं और महत्वपूर्ण सीटें हैं बिजनौर और सहारनपुर। उसके अलावा अगर देखें तो गाजियाबाद में पिछली बार राज बब्बर के होने के बावजूद जो गैप था वो बहुत ज्यादा था वोटों का। वो एक वन ऑफ द लार्जेस्ट गैप तो बहुत ज्यादा था, ऐसा नहीं था। हाँ, जब हम कह रहे हैं कि कांग्रेस को उम्मीद है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस कोई फाइट दे रही थी, लेकिन कांग्रेस एसपी बीएसपी से आगे थी, इसीलिए बस कांग्रेस को उम्मीद है। मतलब एसपी और बीएसपी के वोट जोड़े तब भी कांग्रेस आगे थी। अब बीजेपी से अगर आप मुकाबला करेंगे 2014 का, तो बीजेपी से तो कोई मुकाबला ही नहीं था किसी का। बिल्कुल किशोर, गाजियाबाद सीट की अगर आप बात करें तो वहां पर जो कांग्रेस थी वो सपा और बसपा के उम्मीदवार से बहुत ज्यादा आगे नहीं थी, कुछ हजार वोटों का फर्क था, लेकिन सेकंड नंबर पर थे। क्लोज सेकंड भी नहीं कह सकते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में क्लोज जरूर थे कांग्रेस, सपा और बसपा। लेकिन 2 सीटें हैं महत्वपूर्ण जहां ट्रायंगुलर फाइट है और बाकी सीटों पर जो हमको नजर आया जो यहाँ कवर करते हुए वो सीधी टक्कर है महागठबंधन और बीजेपी के बीच, क्योंकि महागठबंधन का जो वोट है वो आपस में अगर क्लब हो जाता है तो एक क्लोज फाइट बनती है इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। और जो 40% और 49% का जो आप अंतर दिखा रहे थे, वो अंतर इसलिए है क्योंकि 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन वेस्टर्न यूपी में ऐसी थी जहां पर जो गैप था वो 5-6 लाख वोटों का गैप था। तो वो जो गैप था वो उस परसेंटेज के अंतर को बढ़ा दे रहा है। अदरवाइज अगर बाकी 6 सीटों पर अगर आप देखें तो एक बहुत दिलचस्प बात है यहाँ पर, एक बहुत दिलचस्प बात है क्योंकि आप लोग फील्ड पे हैं अनुराग, एक बहुत दिलचस्प बात है, फील्ड से जितनी भी बातें आ रही है ना, चाहे आपसे भी बात कर रहे हैं अभी जी, या अभी हम जावेद से भी बात करेंगे, प्रियंका हमारे साथ है, अरुण हमारे, जो भी बात कर रहा है फील्ड से, वो एसपी बीएसपी का नाम नहीं ले रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि एसपी का कैंडिडेट है, बीएसपी का कैंडिडेट है, कैंडिडेट का नाम ही गठबंधन हो गया है। यानी गठबंधन को लोग एक पार्टी के तौर पर पेश कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई किसके बीच में फाइट है, बीजेपी है, गठबंधन है, बीजेपी है, गठबंधन है, कांग्रेस है, गठबंधन है, बीजेपी है। तो गठबंधन एक नाम चल पड़ा है, जिसका मतलब यूपी में एसपी बीएसपी है। ये अपने आप में इसलिए अहम क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भाई इनके तो कार्यकर्ता ही आपस में नहीं मिलेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन गठबंधन को एक पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है, एसपी बीएसपी आरएलडी। लोग जबान पर एसपी बोलते हैं, बीएसपी बोलते हैं, आरएलडी बोलते हैं या गठबंधन बोलते हैं? अनुराग, ये बताइए।
देखिए, बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है और इस पर हमने एक स्टोरी भी की थी कि जो चुनावी नतीजा होगा वो तो बाद में आने वाला है, लेकिन ग्राउंड पर जो सामाजिक तौर पर एक्सेप्टेंस है वो सपा, बसपा, आरएलडी इसको भूल करके महागठबंधन की बात हर जगह पर हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि जो तीनों पार्टीज हैं उनका कार्यकर्ता बिना किसी झगड़े के, ये पूरा कैंपेन जो निकला वो बिना किसी झगड़े के निकला। एक दूसरे को के साथ एक झंडे एक दूसरे के लेकर के चलते हुए नजर आए, रैलियां कंबाइंड हुई, लेकिन कहीं कोई झड़प नहीं हुई, कहीं कोई मनमुटाव नजर नहीं आया। और इसलिए शायद ये उम्मीद लगा रहा है महागठबंधन कि उनका जो वोटर है वो भी क्लब हो जाएगा और एक अच्छी फाइट बीजेपी को दे पाएगा। और वो उत्साह जो आपको है वो वेस्टर्न यूपी में कांटे की टक्कर है, ये आपको नजर आता है पोलिंग बूथ पर। मैं आपको यहां पर दिखाऊं कि अभी से यहां पर आप बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि लोग सुबह 7 बजे से लगातार जैसे ही वोटिंग शुरू हुई धड़ाधड़ यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। ये खुद संजीव बालियान जो एमपी हैं उनके गांव की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं और क्लोज कॉन्टेस्ट है। अगर आप देखें तो महागठबंधन ने कैंडिडेट भी बिल्कुल इस तरीके से दिए हैं कि कहीं कोई कास्ट कॉम्बिनेशन का फायदा कहीं ना मिल पाए। यहां पर संजीव बालियान है, जाट बहुल क्षेत्र है, तो उनके सामने चौधरी अजीत सिंह को उतारा जो अपने आप में बड़े जाट लीडर हैं। तो एक तरीके से पूरी स्ट्रेटेजी बीजेपी की तरफ से भी महागठबंधन की तरफ से भी लगाई गई है। और हमारा जो अनुमान है ये पॉइंट जावेद और अरुण और प्रियंका से भी पूछते हैं। फिर याद दिला दें आपको, अनुराग हमारे साथ, अनुराग ढांडा मौजूद हैं मुजफ्फरनगर से, उनसे हम बात कर रहे हैं। जावेद मंसूरी हमारे साथ गाजियाबाद से हैं और प्रियंका हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर से हैं। इन 3 सीटों पर अभी आज मतदान हो रहा है। जो 8 सीटें हैं उनमें ये 3 सीटें हैं। और रायबरेली से जहां आज नॉमिनेशन फाइल होना है सोनिया गांधी का, वहां से अरुण सिंह हमारे साथ हैं। एक क्विक आंसर जावेद, गाजियाबाद में जब आप जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं? गठबंधन बोलते हैं या एसपी बोलते हैं या बीएसपी बोलते हैं? देखिए, ये जैसा आपने कहा वो जमीन पर भी दिखाई दे रहा है। सीधे तौर पर कहा जाता है कि गठबंधन बनाम बीजेपी का, गठबंधन बनाम बीजेपी, गाजियाबाद में भी गठबंधन बनाम बीजेपी, वही बात है कि जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं वो गठबंधन शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। प्रियंका, गौतम बुद्ध नगर में लोग क्या बोल रहे हैं? बीजेपी वर्सेस गठबंधन या बीजेपी वर्सेस एसपी बीएसपी? गौतम बुद्ध नगर की तस्वीर बाकी इलाकों से बिल्कुल अलग नहीं है। यहाँ पर भी लोगों की जुबान पे बीजेपी वर्सेस गठबंधन ही है। सपा बसपा जब आप डिटेल में बात करने लगते हैं तब वो जरूर बोलते हैं, लेकिन मुकाबले की अगर बात करें तो साफ तौर पर मुकाबला यहाँ पर भी बीजेपी वर्सेस गठबंधन ही है। हालांकि कांग्रेस भी फाइट पर है, लेकिन लोगों के मुंह पे कांग्रेस तो अलग है, कांग्रेस तो अलग है, बीजेपी कांग्रेस। और मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि लोग नाम क्या ले रहे हैं? क्या गठबंधन नाम लोगों की जबान पर है? अरुण, किशोर, कम से कम मैं जहां हूं अमेठी रायबरेली, यहां तो महागठबंधन का नाम लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मुकाबला सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। महागठबंधन ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए समर्थन पहले ही घोषित कर दिया है। हाँ, इसके इतर अलग जो इलाके हैं वहां पर महागठबंधन के उम्मीदवार जो हैं महागठबंधन के नाम से ही लोगों के बीच जा रहे हैं और उनके कार्यकर्ता एक साथ कंधे से कंधा मिला के जिस तरह से चल रहे हैं, जो 2014 की जो एकदम केक वॉक था बीजेपी के लिए, कम से कम उस पे थोड़ा सा जो है जरूर नजर है लोगों की कि क्या उस तरह का केक वॉक होगा। जमीन की हकीकत यह है कि थोड़ी मुश्किल राह इस बार बीजेपी की उत्तर प्रदेश में जरूर नजर आ रही है। मुश्किल कहें या ये कहें कि चुनौती जरूर है, मतलब वैसा जैसा जो लहर है वो अगर है भी, तो उस लहर के सामने बाकी ये 3 लोग मिलके खड़े हैं, एसपी, बीएसपी, आरएलडी। और राज्यों की भी बात करेंगे, बहुत अहम जगहों पर भी चुनाव हो रहे हैं। नागपुर की बात करनी है अभी, और जितने भी जगहों पर चुनाव हो रहे हैं, असेंबली चुनाव भी हो रहे हैं, उनकी भी बात करनी है। जगह जगह नेटवर्क 18 के, न्यूज़ 18 के संवाददाता मौजूद हैं। हम एक सीट से, एक जगह से आप तक रिपोर्ट पहुंचाएंगे। ये मतदान शुरू हो चुका है, सबसे बड़ा दंगल शुरू हो चुका है। 11 अप्रैल 2019 को यह दंगल शुरू हुआ है। 23 मई 2019 को इसके नतीजे आएंगे, जो जाहिर है सबसे सही, सबसे सटीक, सबसे पहले आप न्यूज़ 18 पर ही देखेंगे। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ, कहीं ना जाइए। सबसे बड़ा दंगल है ये। नया भारत आतंकियों को घुसकर मारेगा। देश के सबसे ताकतवर नेता